हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एजुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार तथ्य संग्रह का लाइन टू लाइन बुक का अध्ययन कर रहे हैं। यह इसमें हम लोग का थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको ज़रूर विजिट करें। यह आने वाले किसी भी एग्ज़ाम बीपीएससी या फिर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ बिहार स्पेशल पूछा जाता है, उसको यह इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली। पुष्यमित्र ने किसकी उपाधि ली? तो सेनानी की उपाधि ली। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र ने की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालिका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश। अब हम देखेंगे कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वासुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की। वसुमित्र शुंग ने अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। मौर्योत्तर काल में जो कमजोर होती राजनीतिक, अब देखेंगे हम कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश में मौर्योत्तर काल में जो कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इसमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक एवं पल्लव आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन, कश्मीर में कराया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। गुप्त वंश। अब हम देखने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक था, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका कार्यकाल है, शासनकाल है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलते हैं। उसने उत्तरापर्त के 9 राजाओं तथा दक्षिणापर्त के 12 राजाओं को विजित किया। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 379 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवीराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी कुबेरनाग से विवाह किया था। आगे है कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया। महरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वाराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और क्षणपड़क और भररुचि। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। कुमारगुप्त ने शक्रादित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त मध्य एशिया की बर्बर जाति हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर भारत के बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुड़ों को मलिच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो यह स्कंदगुप्त ने। फिर गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध का अंत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। ह्वेनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग की यात्रा के समय विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, आंतरिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, अब हम अध्ययन करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थीं। इन पुस्तकालयों के नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। तो कौन कौन से पुस्तकालय के नाम थे? तो रत्न से याद करिएगा, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है।
2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 ईस्वी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे गुप्त प्रशासन के बारे में, गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक और विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक का कर प्राप्त किया गया था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार और उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। यह सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। सामाजिक अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ था। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिले हैं। अछूत जाति को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हो गई। इस काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरर अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरर अभिलेख में मिलता है। अब देखते हैं गुप्त कला के बारे में। गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली, गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा महाराष्ट्र में तथा बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल में प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कालिदास द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम। तो कौन कौन से है? कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। और वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र, और अमर सिंह द्वारा अमरकोश, कामनंद द्वारा नीतिसार, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गतिका, ब्रह्मगुप्त द्वारा ब्रह्म सिद्धांत, भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा की संज्ञा दी है। तो फिर से हम एक बार रचनाएं देख लेते हैं। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, दूतम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम और विक्रमोर्वशीयम। फिर उसके बाद पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र, अमर सिंह द्वारा अमरकोश, कामंदक द्वारा नीतिसार, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका, ब्रह्मगुप्त द्वारा ब्रह्म सिद्धांत। फिर देखते हैं अब हम पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में जो है उसकी स्थापना की। धर्मपाल ने
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भागलपुर में स्थित है। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है। इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है। इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में वह धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार किया। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा, इंडोनेशिया, शैलेंद्र वंशी बाल पुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। फिर से देखते हैं, देवपाल ने जावा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव को नालंदा विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने भी शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध थीं। धीमन एवं बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उनकी राजधानी। बृहदत्त गिरिव्रज राजगिरी, मगध की प्रथम राजधानी। बिंबिसार गिरिव्रज राजगिरी। उदयन पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश वैशाली। काहलाशोक पाटलिपुत्र। नंद वंश पाटलिपुत्र। मौर्य वंश पाटलिपुत्र। कुषाण वंश पुरुषपुर मथुरा। फिर गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और पाल वंश ने मुंगेर को। फिर से देखते हैं, देखिए बृहदत्त ने गिरिव्रज राजगिरी मगध को प्रथम राजधानी बनाया। फिर बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। नंदवंश ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मौर्य वंश ने भी पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। कुषाण ने पुरुषपुर मथुरा को राजधानी बनाया। गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और पाल वंश ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन बिहार के प्रमुख साहित्य। प्राचीन बिहार के जो प्रमुख साहित्य हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं। देखिए, साहित्य अर्थशास्त्र, यह कौटिल्य द्वारा रचित है। देखिए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य द्वारा। इसमें इसकी विशेषताएं हैं, राज्य प्रबंधन के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है बुद्ध चरित, यह अश्वघोष द्वारा लिखित है और यह बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। फिर नेक्स्ट है प्रज्ञा परमिता, यह नागार्जुन द्वारा लिखित है और इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। फिर नेक्स्ट है सियुकी, यह हेनसांग द्वारा लिखित है। भारत का यात्रा विवरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिका, यह मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। इसमें मौर्य वंश का विवरण दिया गया है। फिर नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, यह नागसेन द्वारा लिखित है। बैक्ट्रियन शासक मिरांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह हर इसमें है। फिर ललित विस्तार, इसमें बुद्ध की ललिताओं का वर्णन किया गया है। महावंश, श्रीलंका के राजाओं का वर्णन और जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।